हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने गाइड विद दीपक पर। मैं हूं आपका दोस्त अनुज। हिंदी हम स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों। देखिए आगे के वीडियो देखिए हम क्या कवर करने वाले हैं। हम देखिए संधि कवर कर चुके हैं दोस्तों इस चैनल पे। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है समास। तो आज मैं समास आपको ये समास का जो टॉपिक है आपको अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा और एग्जाम में आपका ये जो 1 नंबर है वो आपको आराम से मिल जाएगा। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए ये यूपी लेखपाल क्रैश कोर्स है जिसमें हमारा टारगेट है 85 प्लस का। और इसमें आपका गणित और जीके हिंदी सारे सब्जेक्ट होंगे। आपका गणित रहेगा, हिंदी रहेगा, जीके रहेगा एवं ग्रामीण परिवेश, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और आज हम पढ़ने वाले हैं समास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समास किसे कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम देखेंगे कि समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा, समास के उदाहरण, समास विग्रह क्या होता है, समास पद किसे कहते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद किसे कहते हैं, प्रधान पद गौण पद क्या होता है, और समास पहचानने की ट्रिक और समास के प्रकार हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं समास की परिभाषा। देखो क्या कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक संक्षिप्त शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। और समास में 2 पद होते हैं। प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं, जो पहले पद आता है, यानी 2 पद होंगे, जो पहले आएगा वो पूर्व पद होगा और जो बाद में आता है उसे उत्तर पद कहते हैं। और समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्तीकरण, यानी कि शॉर्ट करना उसको, ठीक है। और इंग्लिश में इसे कहते हैं कंपाउंड नाउन कहते हैं समास को। और तो इसका मतलब क्या है कि परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्द को जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं समास, ठीक है। तो ये रही परिभाषा। अब हम देखते हैं आगे। अब देखिए समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के भेद कितने हैं। तो देखिए समास मेनली 6 प्रकार के होते हैं ठीक है। 6 प्रकार के यहाँ पे समास आपको देखने को मिलेगा। अब कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहला इसमें हमारा है आपका दोस्तों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष के बाद आता है आपका, देखिए इसकी ट्रिक भी इसमें साथ में लिखी हुई है। मतलब इसमें जो आपका होता है, इसमें कारक चिन्ह आ जाते हैं बीच में, यानी कि अगर आप लगाओगे शब्द को तोड़ोगे तो बीच में को आएगा, को में से शब्द आते हैं। उसके बाद अगला जो है आपका दोस्तों उसका है कर्मधारय समास। कर्मधारय में क्या होता है, किसी की विशेषता बताई जाती है। और अगला है आपका बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि से क्या होता है, देखिए 2 पद होते हैं, पहला पूर्व पद और उत्तर पद। तो दोनों प्रधान न होकर के तीसरा कोई प्रधान अर्थ होता है। इसका मतलब उसमें किसी तीसरे का न निकलता है, दो का कोई अर्थ नहीं होगा, तीसरा उसका मीनिंग, उसका अर्थ ही कुछ और होता है। यानी जैसे किसी का नाम हो गया, जैसे आप कहते हैं गणेश जी का नाम है जो है आपका जो है लंबोदर। तो लंबोदर का अर्थ होता है कि जिसका पेट लंबा हो, उदर लंबा उदर वाला। तो अब ये लंबा प्लस उदर मिलकर बना लंबोदर, लेकिन लंबोदर कहते किसे हैं, गणेश जी को कहते हैं। यानी तीसरा पद प्रधान हो गया तो आपका यह बहुब्रीहि समास हो जाता है। नहीं किसी का नाम हो गया, पर्यायवाची शब्द जितने भी होते हैं बहुब्रीहि के अंतर्गत आते हैं। अब आपका चौथा है दोस्तों द्विगु समास। द्विगु समास का देखो क्या होता है, इसमें संख्या होती है। संख्या अगर बहुब्रीहि नहीं है, अगर आगे संख्या लगा हुआ है तो वो द्विगु समास होगा, ठीक है। जैसे पंचवटी, देखो लेकिन पंचवटी यहाँ पे क्या है दोस्तों, पंचवटी बहुब्रीहि समास है, क्योंकि पंचवटी एक जगह का स्पेशली नाम है। वो जगह का स्पेशली पंचवटी उसको कहते हैं। पंचवटी ऐसा नहीं कि 5 वटी है, ठीक है। तो पंचवटी बहुब्रीहि। ऐसे जैसे मैं कहूँ कि चौराहा, तो चौराहा मतलब जिसमें 4 राह होते हैं, तो संख्या आ गई ना, चौराहा। तो चौराहा आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अगला है दोस्तों आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, इसमें और का आता है सेंस, यानी कि अगर आप शब्द को प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों को तोड़ोगे तो बीच में और आएगा, यानी दोनों की बराबर भागीदारी होगी, दोनों का बराबर अर्थ निकलेगा। तो और या अथवा ये शब्द निकलेगा द्वंद्व में। द्वंद्व मतलब बराबर का युद्ध, एक बार बराबरी का, आप किसी को बड़ा या छोटा नहीं बोल सकते, दोनों बराबर होंगे। और पहचानने की ट्रिक क्या होती है, दोनों में ये योजक चिन्ह यानी जोड़ वाला चिन्ह लगा होता है दोनों को। जैसे राम और श्याम, राम श्याम। तो राम और श्याम में कोई क्या बड़ा छोटा है क्या, नहीं है। राम जितनी उपयोगिता, जितना वैल्यू राम का है वही उतना वैल्यू श्याम का भी है, तो हम अलग नहीं कर सकते, इसलिए क्या होता है द्वंद्व समास होता है। अगला आपका होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि उसमें उपसर्ग लगे होते हैं। जो उत्तर पद होता है, उत्तर पद क्योंकि प्रधान उत्तर पद ही होता है और उसके पहले कुछ उपसर्ग लगे होते हैं, जैसे यथा, भर, प्रति, नि, स। अब देखिए इसके आगे जब डिटेल में देखेंगे तो इसके हम उदाहरण भी देखेंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे।
चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे एक शब्द यहाँ पे आया हुआ है आपका कि प्रधान पद और गौण पद क्या होता है, तो उसको हम देखते हैं। देखो, समास के जिस पद पर जोर दिया जाता है यानी बल पड़ता है उसे प्रधान पद कहते हैं, और जिस पद पर जोर या बल नहीं पड़ता है उसे गौण पद कहते हैं, यानी कि वो छुपा हुआ होता है, गौण होता है, उसको वैल्यू नहीं दी जाती है, और जिसको वैल्यू दी जाती है वो होता है आपका प्रधान पद। ठीक है, अब आते हैं पहला, अब हम कवर कर रहे हैं तत्पुरुष समास। सबसे पहले हम देख रहे हैं दोस्तों तत्पुरुष समास। अब देखो तत्पुरुष समास क्या होता है दोस्तों, वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, अर्थात जिस समस्त पद का दूसरा यानी अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, यानी कि सब पहले आपका आएगा नाउन यानी कि विशेष्य, जो बाद में होता है आपका होता है नाउन, उससे पहले यहाँ विशेषता बताने वाला शब्द होता है जिसे विशेषण कहते हैं यानी एडजेक्टिव, विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, तो नाउन से पहले क्या होगा आपका विशेषण यानी कि एडजेक्टिव होता है, जो कि नाउन इसकी विशेषता बताता है। तो यानी कि इसमें क्या होता है, विशेषण आपका विशेषण विशेष्य होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है, अब आगे होता है विशेषण, यानी विशेषता बताने वाला शब्द पहले आता है और विशेष जो है वो बाद में आता है। अब देखते हैं इसका उदाहरण। अब देखिए पहचान है इसकी क्या है कि इसमें का की के शब्द आते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है का की के, ठीक है, यानी कि तत्पुरुष का मतलब होता है इसमें आपका कारक चिन्ह आते हैं, कारक यानी कि जो 6 उसमें जो आपका होता है कर्ता कर्म करण, ठीक है, संप्रदान अपादान, ये वाले चीज़ें यहाँ की 6 कारक यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे का की के लगा होता है, जैसे अनाथ मतलब जिसका कोई नाथ ना हो, ठीक है, देशभक्त बने देश का भक्त, तो का आ गया शब्द ना बीच में। पाठशाला यानी पढ़ने के लिए जो शाला बनी है, पढ़ने के लिए शाला, तो वो क्या है शाला, पाठशाला। राजद्रोह मतलब राज यानी कि राजद्रोह माने राज का द्रोह करने वाला, राजपुत्र माने राजा का पुत्र, देखो का शब्द आ गया बीच में। देवदास माने देवताओं का दास, तो देवदास, तो का आ गया बीच में। उसका सूर्योदय, ठीक है, सूर्य यानी कि सूर्य का उदय होना, सूर्य का उदय होना, सूर्योदय। राजकुमार राजा का कुमार है राजकुमार। कर्मवीर कर्म का वीर, ठीक है, सर्वोत्तम माने सबसे उत्तम, ठीक है, सबसे उत्तम है जो, ठीक है, ये आपका हो गया तत्पुरुष समास। अब इसके ये कारक हो गए। अब हम देखते हैं आगे। अब अगला है हमारा समास दोस्तों कर्मधारय समास। कर्मधारय का देखिए तत्पुरुष और कर्मधारय में हमेशा से कन्फ्यूजन होता है। तत्पुरुष कर्मधारय और बहुब्री अगर तीनों क्लियर हो जाता है तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होता, यहीं से प्रश्न गलत होने की संभावना रहती है। तो कर्मधारय में क्या होता है दोस्तों, कर्मधारय में आपका विशेषता बताई जाती है, किसी भी चीज़ की विशेषता बताई जाती है। अब इसमें क्या होता है कि प्रथम पद होता है विशेषण, ठीक है, वह समास जिसके प्रथम पद पर विशेषण होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं, अर्थात जिन पदों के बीच में उपमेय और उपमान का और यानी विशेषण और विशेष में संबंध हो उसे कर्मधारय समास हम कहते हैं। देखिए क्या होता है, वहाँ पे था विशेष विशेषण, कर्म उसमें जो आपका था तत्पुरुष में विशेष विशेषण, यानी कि जो नाउन पहले आता था एडजेक्टिव बाद में आता था, विशेष विशेषण। लेकिन कर्मधारय समास में क्या होता है कि विशेषण विशेष होता है, यानी कि विशेषण पहले आएगा और विशेष बाद में आएगा, यानी नाउन की जो उसका जो गुण बताएगा वो पहले शब्द आएगा एडजेक्टिव, ठीक है। अब दोस्तों यानी उपमेय और उपमान में तुलना की जाती है दोनों से। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। देखिए एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, जैसे महापुरुष, ठीक है, देखिए दोस्तों अब हम देख रहे हैं एग्जाम्पल। जैसे देखिए अब देखिए इसमें क्या होता है ना, इसके पहचानने का तरीका क्या है, इसमें कैसे लगा दो आप, अगर आप कैसे लगाते हो, कैसे का उत्तर मिल जाता है तो आपको पता चलता है कि हाँ ये आपका कर्मधारय समास ही है। अब जैसे मैं कह रहा हूँ महापुरुष मैंने कैसा पुरुष, तो महापुरुष। अब नीला आकाश यानी कैसा आकाश, तो नीला आकाश। सज्जन माने कैसा जन,
तो कैसे जन तो सतजन, ठीक है, सज्जन। बहुमूल्य यानी कैसा मूल्य, बहुत बहुमूल्य, मतलब कोई उसका मूल्य ही नहीं है। पीताम्बर यानी अंबर, कैसा अंबर, पीताम्बर यानी पीला अंबर यानी पीला कपड़ा, ठीक है। चंद्रमुखी कैसा मुख, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुखी। दीर्घ आयु कैसी आयु, दीर्घ आयु लंबी आयु। महात्मा कैसी आत्मा, महान आत्मा। तो कैसा या कैसी, कैसे, ये सब आप शब्द जब लगाओगे और उसका उत्तर आपको अगर मिलता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या समझेंगे कि ये विशेषता बता रहा है, उसका गुण बता रहा है। तो जब गुण बताएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कर्मधारय समास हो जाता है। चलिए अब देखते हैं आगे दोस्तों। अब हम देख रहे हैं बहुब्री समास। तो बहुब्री समास में क्या होता है दोस्तों, अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी यहाँ डिटेल में पढ़ते हैं। तो कहते हैं कि वह समास जहाँ पर कोई भी पद जो है प्रधान ना हो, लेकिन समस्त पद अर्थ विषय की ओर संकेत करता हो। यानी कि प्रधान दोनों में से कोई नहीं होगा, वह दोनों किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे होंगे कि इसका अर्थ ये है, ठीक है। तो वहाँ पर आपका दोस्तों होता है बहुब्री है समास। तो बहुब्री समास के आइए देखते हैं उदाहरण दोस्तों। अब देखिए बहुब्री समास के उदाहरण क्या है, देखिए अब त्रिवेणी, त्रिवेणी देखो नाम से तो आपको लग रहा होगा कि ये शायद द्विगु समास है, क्योंकि द्विगु में संख्या लगी होती है, त्रिवेणी यानी त्रिवेणी। लेकिन त्रिवेणी एक स्थान है, ठीक है, स्थान का नाम है, इसलिए क्या हो जाएगा, बहुब्री समास हो जाएगा। अब देखो लंकेश है, लंकेश मतलब लंका का, लंका धन ईश यानी लंका का, लंका के भगवान, ठीक है। तो वो लंकेश किसका है, रावण का है। अब देखिए अगला है भूतनाथ। भूतनाथ मतलब क्या है कि देखिए ये शंकर जी का नाम है भूतनाथ ना, शंकर जी, शिव जी का नाम है ये भूतनाथ, ठीक है। तिरंगा, चूंकि देखो तिरंगा और तीन रंगा, लेकिन ये हमारे झंडे का नाम है, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक झंडा है हमारा, उसका नाम है तिरंगा। नीलकंठ, अब देखो नीलकंठ से आपको ऐसा लग रहा हो कि कैसा कंठ, नीलकंठ, लेकिन थोड़ा ध्यान देने वाली बात ही, लोग यहाँ कर्मधारय लगा देंगे, लेकिन कर्मधारय नहीं लगाना है, क्योंकि नीलकंठ अगर किसी का नाम होता है, नीलकंठ आपको पता है किसका नाम है, शिव जी का नाम है। निशाचर, निशाचर का मतलब निशा माने रात्रि, चर मतलब चलने वाला। तो रात्र में कौन निकलता है, तो आपको पता है कि रात्र में निकलते हैं राक्षस। तो निशाचर का क्या अर्थ होता है दोस्तों, राक्षस होता है। तो कौन निकलता है, राक्षस निकलते हैं। अब अगला देखिएगा चारपाई। तो चारपाई तो आपको पता है किसे कहते हैं। तो चारपाई उस तरीके से क्या हो जाएगा आपका, देखो ऐसे तो ये आपका हो जाता है आपका द्विगु समास, क्योंकि चारपाई यानी संख्या लगी हुई है, लेकिन चारपाई खटिया को बोलते हैं, आपको पता है, ठीक है। और चारपाई जानवर भी होता है, चारपाया जिसको चौपाया बोलते हैं। अब देखो दिनकर, दिनकर यानी ये आपका सूर्य का पर्यायवाची है, यानी अगर किसी का आपको पर्यायवाची मिलता है तो पर्यायवाची जो होता है वो बहुब्री समास होता है, याद रखिएगा। अब देखो जैसे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर तो युधिष्ठिर का ही नाम है, तो अगर किसी का नाम होता है, जैसे देवराज, देवराज कौन होता है, इंद्र है। तो अगर नाम या किसी का पर्यायवाची शब्द मिल जाए तो वहाँ पे बहुब्री समास होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं द्विगु समास। देखिए द्विगु समास पहले भी हम कवर कर चुके हैं। तो क्या वहाँ पर क्या होता है द्विगु समास में, इसमें जो प्रथम पद होता है यानी पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है, ठीक है। समान दोनों होते हैं लेकिन पहले पद में संख्या होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे द्विगु समास के उदाहरण हम देखते हैं दोस्तों, जैसे एक लिंग, ठीक है। अब ये तिराहा, अब तिराहा तो किसी का नाम नहीं हो, तो पता है कि तीन जिसमें राह होती है वो तिराहा होता है, तो वो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अगला है पंचवटी, ठीक है। तो पंचवटी आपका क्या हो जाता है, द्विगु समास हो जाएगा। नवरत्न, चौपाया, नवरात्र, त्रिभुज, त्रिशूल, दोराहा, चौराहा, त्रिलोक, पंचतंत्र, खटकोण, ठीक है। अगर वो किसी का नाम नहीं है, अगर नाम है तो बहुब्री हो जाएगा, किसी का पर्यायवाची है तो। अगर पर्यायवाची अगर बहुब्री नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि द्विगु समास मतलब संख्यावाची, वो संख्या बताएगा द्विगु समास, ठीक है। और देखो नाम से ही पता चल रहा है कि द्विगु मतलब द्विगु, द्विगो, ऐसा नहीं लग रहा आपको द्विगो बोल रहा है। जैसे भोजपुरी में हम लोग क्या बोलते हैं, द्विगो, एक गो, द्विगो, तीन गो, तो वो संख्यावाची, द्विगो मतलब संख्यावाची हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम देख रहे हैं अगला आपका द्वंद्व समास। चलिए देखते हैं द्वंद्व समास। देखो दोस्तों अब क्या है, तो अब देखो द्वंद्व समास क्या कहते हैं। द्वंद्व मतलब होता है बराबर का, ठीक है। मतलब आपका प्रथम पद दोनों पद दोनों बराबर होंगे, दोनों में बराबर की लड़ाई छिड़ी है, द्वंद्व युद्ध हो रहा है। वो कह रहा है हम बराबर हैं, वो कह रहा है हम बड़े हैं, लेकिन बड़ा कोई नहीं होता है, दोनों बराबर होते हैं। तो क्या कहते हैं कि वह समास जिसके समस्त पद प्रधान हो, यानी कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है, दोनों पद ही बड़े होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, और उसमें या और आदि अथवा चिन्ह का लोप होता है, लेकिन वहाँ दिखेगा नहीं ये शब्द लिखा होगा।
आपको या और आदि अथवा चिन्ह का लोप, ये लिखा नहीं रहता है लेकिन इसका लोप होता है। उसके जगह क्या लिखा होता है, ये चिन्ह लगा होता है, ये से माइनस वाला, दोनों के बीच में माइनस वाला चिन्ह यानी योजक चिन्ह लगा होता है। और जिसके दो भाग या खंड समान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व का मतलब ये हो गया कि दोनों बराबर हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर उनको दो जोड़ोगे, आप तोड़ोगे तो उसमें और या अथवा का आपका संकेत मिलेगा। जैसे अब एग्जांपल इसका देखते हैं दोस्तों, फल फूल, तो फल फूल मतलब जितने फल की विशेषता है उतने फूल की विशेषता है, यानी कोई बड़ा नहीं है, दोनों बड़े हैं। तो फल फूल यानी फल और फूल, देखो आ गया ना। और काम काज, काम और काज, लाभ हानि, लाभ और हानि, माता पिता, माता और पिता, आर पार, आर या पार, सुख दुख, सुख और दुख, ऊंच नीच, ऊंच या नीच, ऊंच नीच और नीच, ठीक है। दाल रोटी, ऐसे देश विदेश, ठीक है। आपका राधे श्याम, चाय पानी जलवायु, यानी कहने का मतलब ये बहुत सिंपल है कि अगर आपको ये चिन्ह मिल जाता है बीच में दो शब्द के, तो वो द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व मतलब बराबर का चिन्ह, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। अब देखते हैं हम दोस्तों अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है दोस्तों, कहते हैं जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। देखो कहने को अब इसमें उल्टा समझना, अगर बोले कि आपका पूर्व पद प्रधान होता है तो पूर्व पद प्रधान नहीं है, ठीक है, वो उत्तर वाला प्रधान होता है। जिसमें बोले कि आपका उत्तर पद प्रधान होता है यानी कि पूर्व पद प्रधान होता है, उल्टा समझ के चलना है इसको। अब ये क्या बोल रहा है, जिसका पूर्व पद प्रधान हो, ठीक हो। लेकिन पूर्व पद इसमें क्या होता है, इसमें तो उपसर्ग लग जाता है। अव्ययी भाव में क्या होता है, आगे उपसर्ग लगता है, उसके बाद जो मूल शब्द है वो आता है। तो देखिए उपसर्ग लगेगा, फिर उसके बाद आएगा मूल शब्द। लेकिन जब उपसर्ग लग जाएगा तो पूर्व पद प्रधान कैसे होगा, नहीं होगा ना, बाद वाला ही शब्द आपका प्रधान बनेगा, उत्तर प्रधान होगा। यहाँ पे उल्टा, ये डिफिनेशन उल्टी होती है और प्रैक्टिकल इसका जैसे उल्टा होता है। तो कहते हैं जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, समास का पहले ही पद में अव्यय होता है। पहले पद में क्या होता है, उपसर्ग यानी अव्यय होता है, और समस्त पद अव्यय बन जाते हैं, तो अव्ययी भाव समास कहते हैं उसको। अब जैसे हम देखते हैं इसके उदाहरण। आइए देखते हैं इसके उदाहरण। देखो इसमें क्या, इसकी ट्रिक क्या है, इसमें कुछ न कुछ आपका प्रत्यय लगा रहता है, वो आपका उपसर्ग आगे लग जाता है। जैसे यथा, यथा रोग, यथा, जथा, प्रति, 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 सा, स, भर, 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 रातों दिन, दिनों दिन, यानी अगर समान शब्द मिलता है तो भी वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। घर, घर, रातों दिन, दिनों दिन, निरोग, निडर, नी आ गया ना, नी प्रत्यय, ठीक है, तो आपका नी उपसर्ग आ गया। तो इसमें कुछ न कुछ उपसर्ग लगा होता है, तब जाके उसका कुछ अर्थ निकलता है। तो अगर किसी मूल शब्द में हम आगे उपसर्ग लगा देते हैं तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाता है, ठीक है। जैसे प्रतिशत, प्रति लगा रहेगा, यथा योग, प्रतिशत, तथा रूप, निर्विरोध, निडर, निरोग, ठीक है। अगर समान शब्द दो बार अगर ऐड कर दे तो भी वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। जैसे रातों रात, दिनों दिन, घर घर, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका अव्ययी भाव समास, निडर, निर्विरोध। अब हम देखते हैं अगला। देखो अब यहीं पे हम ट्रिक देख लेंगे पहचानने की। तो बारी बारी से हम इसकी देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। अब तक हमने थ्योरी पार्ट कवर किया है। तो देखिए सबसे पहले आपका आता है अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों अव्ययी भाव समास में क्या होता है, अव्ययी भाव समास दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा होता है, ये हमने पहले ही बताया आपको। अब कौन कौन से लगते हैं, तो या फिर कहते हैं कि शब्द की शुरुआत आ, अन, यथा, प्रति, प्र, भर से होती है, ठीक है। या फिर कोई शब्द बार बार रिपीट हो रहा हो, रातों रात, दिनों दिन, ठीक है, घर घर, घरों घर, तो वहाँ पे क्या हो जाता है आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास का क्या अर्थ होता है कि समास का यदि विग्रह करोगे, यानी दो शब्दों को अगर तोड़ोगे दोनों शब्दों को, तो वहाँ पे क्या क्या अर्थ निकलेगा, को, से, के लिए, का, की, के, रा, री, रे, मे, पे, पर, ना, नी, ने, समझ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे आपका आ जाता है आपका कारक चिन्ह आ जाते हैं। जैसे उदाहरण, यानी गगन चुंबी, तो गगन माने गगन को चूमने वाला, तो गगन को आ गया ना चूमने वाला। रस भरा, रस से भरा, देखो रसोई घर, रसोई के लिए जो घर बनी हुई है, ठीक है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। गंगा जल, गंगा का जल। नरोत्तम माने नर माने पुरुष, उत्तम माने नर में जो उत्तम है, ठीक है, में आ गया ना, नरोत्तम माने नरों में जो उत्तम पुरुष है, ठीक है, नर में सबसे उत्तम, तो में आ गया। यानी कारक चिन्ह अगर विग्रह करने पे आता है तो वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है।
अब हम देखते हैं कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या होता है दोस्तों, विशेषता बताई जाती है। यदि हम कैसे लगा देते हैं शब्द में, कैसा, कैसी, कैसे, अगर उसका उत्तर मिल रहा है तो वो कर्मधारय समास हो जाता है। जैसे नील कमल, कैसा कमल, नील यानी नीला कमल। मृग नयन, कैसा नयन, मृग के समान नयन। पीत सागर, कैसा सागर, पीत माने पीला सागर। महाकवि, कैसा कवि, महाकवि, महान कवि। ठीक है, तो ये विशेषता ही है ना, कवि की विशेषता है कि वो महाकवि है, तो विशेषता बताई जाती है। और ठीक है, अगर कैसे लगा करके अगर जवाब मिलता है तो वहाँ पर हमारा कर्मधारय समास होता है। अब हम देखते हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व मतलब द्वंद्व युद्ध छिड़ गया, यानी योजक चिन्ह वहाँ पे लग गया, दोनों बराबर हो गए, कोई भी बड़ा छोटा नहीं रह गया। देखो जैसे माता पिता, छोटा बड़ा, भला बुरा, रातों दिन, ये आपका द्वंद्व समास हो गया। अब देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होगा दोस्तों, द्विगु मतलब होती संख्या, तो संख्यावाची होता है ये। और संख्यावाची अगर आगे पहला पद में अगर संख्या लगी होती तो वो हमारा होता है द्विगु समास। द्विगु मतलब एक गो, दुई गो, तीन गो, यानी संख्या होती है द्विगु में, तो आपका ये हो जाता है दोस्तों द्विगु समास हो जाता है। अगर अब देखो इसमें भी कन्फ्यूजन इसलिए हो, अगर संख्या भले ही हो और अगर वो किसी का पर्यायवाची है तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा बहुब्री समास हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ पंचानन, पंचानन मतलब जिसके 5 सिर हों, तो क्या वो द्विगु समास होगा, नहीं। पंचानन दोस्तों जो है वो ब्रह्मा जी का नाम है, 5 मुख वाला। तो पंचानन यानी किसी का नाम साफ साफ लग रहा है कि ये किसी किसी का नाम है, पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची अगर मिल जाए भले ही संख्या हो तो वो बहुब्री समास होगा, न कि द्विगु समास होगा, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद होगा बहुब्री। बहुब्री मतलब देखो देवी देवताओं के लिए शब्द आता है। देखो इसकी ट्रिक है कि ज़्यादातर देवी देवताओं के लिए शब्द आता है या दोनों पद किसी तीसरे पद को संकेत करते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर मतलब लंबा, जिसका पेट बहुत भारी हो, बहुत लंबा हो, तो किसका होता है, गणेश जी का होता है, तो लंबोदर गणेश जी का नाम है। जैसे दशानन, दशानन मतलब 10 सिर वाला, 10 सिर वाला कौन है, रावण, यानी इसका नाम है रावण का। चक्रधर, चक्र को धरने वाला, चक्रधर कौन होता है, भगवान विष्णु। उसका होता है त्रिलोचन, त्रिलोचन मतलब 3 आँखों वाला, वो कौन है, शिव जी। तो समझ रहे हैं, यानी कि अगर किसी का पर्यायवाची शब्द मिल जाए, किसी देवी देवताओं का, उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बहुब्री समास में आती हैं, तो उसका ख्याल रखिएगा। और कर्मधारय में क्या करना है, आपको कैसे लगा के उत्तर देख लेना है। अगर उत्तर मिलता है कैसे तो होगा कर्मधारय। और सबसे पहले वरीयता बहुब्री को आपको देना है। पहले ये चेक कर लीजिए या किसी का नाम तो नहीं है, अगर किसी का नाम होगा तो बहुब्री होगा। सेकेंड आप जाइए कर्मधारय पे, उसके बाद देखिएगा किसी की विशेषता तो नहीं है, अगर वो बहुब्री नहीं है, अगर किसी की विशेषता है तो कर्मधारय हो जाएगा। और कर्मधारय अगर नहीं है तो आपका द्विगु समास हो जाएगा, संख्यावाची। अगर वो नहीं है तो आपका तत्पुरुष समास, और अगर उपसर्ग लगा हो शब्द में तो आपका क्या हो जाता है, अव्ययीभाव समास हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं आगे। तो ठीक है, ये दोस्तों आपकी रही समास की वीडियो। आपकी जैसे भी हो आप अपने कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और आपको क्या इसमें आगे चाहिए, कैसी वीडियो चाहिए आपको, अपने थोड़ा सुझाव ज़रूर दीजिए। और तब तक के लिए बाय बाय।